Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with secondary sources of Muslim law. ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अब सेकेंडरी सोर्सेज करते हैं. ठीक है, तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं ना उनमें से ही सेकेंडरी सोर्सेज बनते हैं, उनसे ही डिराइव किए जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज. ठीक है, दोनों सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में दोनों ही लिख के आना. सेकेंडरी सोर्सेज सबसे पहले चालू करते हैं लेजिस्लेशन से. लेजिस्लेशन होता है लॉ को लेजिस्लेशन बोला जाता है. बेसिकली जब कोई भी लॉ पार्लियामेंट इनैक्ट कर देता है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर वो फॉर्म होके इन्फोर्सेबल हो जाता है. ठीक है, उस लॉ को लेजिस्लेशन बोलना चालू कर देते हैं. ठीक है, तो लॉज इनैक्टेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट और रूलर्स बिकेम अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ. ठीक है, अब मुस्लिम लॉ जो है वो कुरान, हदीस, सुन्ना, इजमा और कियास तो है ही, साथ में जब भी कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुस्लिम्स के लिए कोई भी लॉ या कोई भी लेजिस्लेशन इनैक्ट कर देती है, वो लॉ भी है जो एक मुस्लिम लॉ का पार्ट बन जाता है. जैसे कि इंडिया में कौन कौन से लेजिस्लेशन जो हैं वो जो मुस्लिम्स के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. ठीक है, पहले जैसे कि वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली 2019 में जो बनाया था, वैसे रिसेंटली तो नहीं है, इट्स 2024 ऑलरेडी, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट हैव बिन गिवन बाय the government to Muslims, that is Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. ठीक है, this was enacted by Parliament and this act struck down the practice of talaq-e-biddat as void for divorcing a Muslim women due to its unconstitutional discriminatory nature. Basically ये वाला जो एक्ट था ना, जो ट्रिपल तलाक केस था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था. ठीक है, बिकॉज ट्रिपल तलाक जो है वो वुमेंस के लिए इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना अनफेयर हो जाता था, उसको रोकना पड़ा, उसको एब्रोगेट, प्रोहिबिट करना पड़ा और उसके लिए ये लॉ आया. ठीक है, ये वाला एक्ट भी आया. हम ये एक्ट टोटली डिफरेंट भी पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी गुड एक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट अगर आप मुस्लिम लॉ के पर्सपेक्टिव से देखो. सो वील डील विद इट इंडिविजुअली ऑल्सो सम डे, आई डोंट नो व्हेन, बट आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. सो बेसिकली आप समझ लो कि ट्रिपल तलाक या तलाक की बिद्दत बोलते हैं जिसको, उसको इसने कट डाउन या स्ट्रक डाउन कर दिया था. ठीक है, ये मुस्लिम्स के लिए आया था और गवर्नमेंट ने ये लॉ जो है वो बनाया था, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. This legislation acts as source of law, provide Muslim women with the right to divorce their husband on reasonable grounds. ये भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था मुस्लिम्स को, थ्रू विच इस एक्ट के अंदर मुस्लिम वुमेन को पावर मिलती है अपने हस्बैंड को कुछ ग्राउंड्स पे डाइवोर्स देने की. जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी काफ़ी ग्राउंड्स है जिसके अंडर जो है वुमेन डाइवोर्स दे सकती है हस्बैंड को. उसी सेम बेसिस पे मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी हमारे पास पावर्स दी गई गवर्नमेंट ने इन मुस्लिम्स वुमेन को कि आप अपने हस्बैंड को इन बेसिस पे डाइवोर्स दे सकते हो. देन वी ऑल्सो हैव कस्टम्स एंड यूसेजेस. आई हैव जस्ट स्ट्रक्ड इट डाउन, आई डोंट नो व्हाई. कस्टम एंड यूसेजेस इज बेसिकली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, कुरान ट्रेडिशन टुक प्लेस ऑफ कस्टम वुड एक्वायर अ फोर्स ऑफ लॉ ओनली व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस एंड एक्सेप्टेड जनरली बाय ऑल. देखो, कस्टम जो है ना वो हर आई वुड से रिलीजन में और हर कम्युनिटी में बहुत बड़ा सोर्स होता है लॉ का. लॉ बनते ही कस्टम से है. ठीक है, तो कस्टम इज़ अ बिग पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम्स. नॉट ओनली मुस्लिम्स बट हर कस्टम जो है आगे जाके लॉ बन जाता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे. अगर वो कस्टम जो है वो पब्लिक गुड के लिए हो, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी एंड इट इज़ प्रैक्टिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स अगर ये ऑल जो है वो कंफर्म हो जाते हैं तो उसके बाद कस्टम को लॉ बना दिया जाता है. ठीक है, custom has the authority only as long as it prevails. Therefore, a custom of one age has no force as another age. ठीक है, Muslims में भी a lot of customs that has been followed from time immemorial, जैसे कि मैरिज के समय में डावर का कस्टम हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का, क्योंकि अगर मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट लाती है तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एस्पेक्ट में जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है वो भी एक कस्टम ही एक तरीके का. ठीक है, फिर उसके बाद दीज ऑल कस्टम्स दैट इन्वॉल्व्स एज ऑफ द पार्टीज इज़ ऑल्सो अ कस्टम. मतलब कस्टम इन द सेंस कि कंसिडर की जाती है वाइल मैरिज. तो फिर ये सब जो हैं इट बिकम्स इन अ मिनट लॉ. इसके बाद ये लॉ बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत टाइम से फॉलो करते जा रहे हैं, राइट. स्पेशली शादी से रिलेटेड जो कस्टम्स रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट, इनको ज़्यादा जल्दी लॉ बना दिया जाता है अगर वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर वो जनरली गुड हो पब्लिक के लिए और पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट ना. ठीक है, तो custom is one of the main parts of Muslim law. There is an agreement of opinion among Sunnis that custom override qiyas.
remains legally operative even if it is opposed to the rule of law based on कियास। अब सुन्नीज़ में एक अग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन है, मतलब सुन्नीज़ में कंसिडर किया जाता है कि जो कस्टम है, ठीक है, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं वो कियास को भी ओवरराइड, मतलब कियास के भी ओवर रूल कर सकती है। मतलब अगर कियास और कस्टम में कभी भी कन्फ्लिक्ट हो तो वी विल चूज़ कस्टम ओवर कियास, ठीक है, कस्टम को चूज़ किया जाएगा ना कि कियास को। तो इसलिए इट रिमेन्स लीगली ऑपरेटिव इवन इफ इट इज़ अपोज टू द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन कियास। तो कस्टम का इतना स्ट्रेंथ और इतना आई वुड से अथॉरिटी है मुस्लिम लॉ में, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लीगल लॉ। लाइक इस्तेहासन और juristic equity means liberal construction, juristic choice. Through this principle of equity is developed by Britishers. Some of the schools of Muslim law have also applied it. Justice, equity and good conscience basically कहता है justice मतलब कि fairness, वो करना जो कि दोनों पार्टीज़ के लिए फेयर होगा। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, ठीक है, दोनों पार्टीज़ को सेम वे से ट्रीट करना। एंड गुड कंसाइंस मीन्स, देखो ये जो जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस है ना, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में नहीं फॉलो होता है, ये जो इंडियन कोर्ट्स हैं, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं वो भी ये प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज कोई भी लॉ हो, अगर उस लॉ की एप्लीकेशन जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस के बेसिस पे नहीं है तो दैट लॉ इज़ लाइक टोटली आर्बिट्री, ठीक है। उसकी बेसिस जो है वो इन तीनों प्रिंसिपल्स से पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्टिस का मतलब बेसिकली होता है दोनों पार्टी की फेयरनेस होना, मतलब इंसाफ। इक्विटी इज़ इक्वालिटी। गुड कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अपना दिमाग लगा के, सही दिमाग लगा के, क्योंकि हर रूल हर जगह पे, हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं होता। तो इतना कंसाइंस, अपना इतना मेंटालिटी रखना कि कौन सा रूल कौन से सिचुएशन पे अप्लाई होगा, उसको ही गुड कंसाइंस, यू कैन जस्ट interpret it into good conscience. Very liberal definition है, but that's what good conscience basically means, ठीक है। तो जैसे इस्तेहसन पढ़ाया मैंने अभी आपको पिछली वीडियो पे, आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इस्तेहसन इज़। तो इस्तेहसन इज़ अ टाइप ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का रूल है इन मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो देन वी हैव लीगल प्रेसिडेंस। अब लीगल प्रेसिडेंस का मैंने बहुत बड़ा नहीं लिखा है, बट लीगल प्रेसिडेंस बेसिकली मीन्स कि जितने भी जजमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट की हो गई, हाई कोर्ट की हो गई, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, मुस्लिम से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी वो जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट्स भी हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। लीगल प्रेसिडेंस जैसे कि कोई जजमेंट, जैसे शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, 1985 की जजमेंट है शाह बानो की, जब हमारा मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस आफ्टर द इद्दत पीरियड जो है वो भी एक वैलिड अप्रूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन विच ट्रिपल तलाक वाज एब्रोगेटेड, इट वाज टर्म्ड एज आर्बिट्री एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अब मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद भी मैंने लिखा है, इसमें प्राइवी काउंसिल ने दिया। प्राइवी काउंसिल ब्रिटिशर्स के टाइम का सुप्रीम कोर्ट था। तो इट हैड द राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड टिल हर डावर मनी इज़ पेड, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गुड लॉ। तो आप लिख सकते हो, जब लीगल प्रेसिडेंस की बात है, लीगल प्रेसिडेंस बेसिकली मीन्स जुडिशियल डिसीजंस। इट इंक्लूड्स जुडिशियल डिसीजंस ऑफ प्राइवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड दीज डिसीजंस आर अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब एक बात की वजह से अब तलाक बिद्दत शायरा बानो में जो है उसको एब्रोगेट कर दिया, तो उसके बाद एक लॉ बन जाता है कि अब तलाक बिद्दत आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ट्रिपल तलाक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो लीगल प्रेसिडेंट ऐसे एज अ सोर्स ऑफ लॉ बनता है, ठीक है। सो सेकेंडरी सोर्सेज में हमारा आ जाता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है? जितना भी एक्ट्स हो गए या लॉज हो गए मुस्लिम्स पे बनाए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे कस्टम्स। कस्टम्स वो होते हैं जो मुस्लिम्स बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन चुका है, ठीक है। देन वी हैव justice, equity and good conscience. It's a very good principle. हर लॉ इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। साइंस लिख दिया मैंने, गुड conscience. And then at last we have legal precedents or judicial decisions. Precedents. Okay. यस, सो ये है हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। बहुत ज़्यादा वी डोंट हैव इट मोर कॉम्प्लेक्स, बस इतने ही सेकेंडरी सोर्सेज, बट आई थिंक प्राइमरी सोर्सेज इज़
वे मोर देन इम्पॉर्टेंट, बट साथ में सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट बोथ ऑफ दीज सोर्सेज आर एंड व्हाट डज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मुस्लिम लॉ. ठीक है, ये तो सिर्फ सोर्सेज है. सोर्सेज मतलब जहाँ से मुस्लिम लॉ आया है. नेक्स्ट वी विल डील विद अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सो स्टे ट्यून and I hope you understand what I have explained, and thank you for watching the video.